नमस्कार, हेलो। इन वीडियोस में हम सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट को समझेंगे। इस वीडियो की जो लैंडमार्क जजमेंट है वो है तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये जजमेंट आई है 29 अक्टूबर 2020 को। 3 जज का बेंच था। जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने ये जजमेंट लिखी है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने डिसेंट किया है और जस्टिस नवीन सिन्हा ने सपोर्ट किया है जस्टिस रोहिंटन नरीमन को। ये जजमेंट एनडीपीएस एक्ट पे है। इसमें 2 सवालों का जवाब दिया गया। पहला सवाल कि जो सेक्शन 42 और 53 है एनडीपीएस एक्ट का, उनको उन ऑफिसर्स को क्या पुलिस ऑफिसर समझा जाए, और क्योंकि अगर पुलिस ऑफिसर समझा गया तो सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर को दिया गया कन्फेशन को एविडेंस की तरह नहीं ले सकते। सेक्शन 25 क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। दूसरा सवाल था कि जो सेक्शन 67 में स्टेटमेंट ली गई है, क्या उसको कन्फेशनल स्टेटमेंट समझा जाए कि कोई अपना क्राइम कबूल कर रहा है और क्या उसके बेस पे कन्विक्शन हो सकता है। तो 2 सवालों का जवाब दिया गया कि क्या जो ऑफिसर्स बोले गए हैं सेक्शन 42 और 53 में, क्या वो पुलिस ऑफिसर हैं। दूसरा सवाल, जो सेक्शन 67 में स्टेटमेंट ली गई है, क्या वो स्टेटमेंट को के बेसिस पे ही किसी को कन्विक्ट कर सकते हैं। अब पहले 2 जज के बेंच पे केस था सुप्रीम कोर्ट के। 2013 में उन्होंने रेफर किया लार्जर बेंच को, क्योंकि ये 2 सवालों के जवाब लेने के लिए। एक बार एक फैक्ट समझ लेते हैं। ये 2013 की जजमेंट में बताए गए थे फैक्ट्स। आरोप है कि तूफान सिंह 5 और लोगों के साथ 5.25 किलो लगभग हेरोइन स्मगल कर रहे थे इंडिया से श्रीलंका। चेन्नई से श्रीलंका स्मगलिंग करनी थी। इस जो पुलिस की जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है वो थी कि प्रेम, ये श्रीलंका के सिटीजन है, उन्होंने राजस्थान के गुड्डू सिंह है उनसे हीरोइन खरीदनी थी। और इंसान एक बापूलाल, वो चेन्नई के रहने वाले हैं, और वो ट्रेन के रास्ते से, जयपुर एक्सप्रेस नाम है ट्रेन का, नेल्लोर में उतरेंगे। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। और वहां से एक सफेद एम्बेसडर गाड़ी में लेके आएंगे चेन्नई, और फिर वहां से प्रेम जो है वो श्रीलंका स्मगलिंग कर देगा। फिर से समझा देता हूँ सारी स्टोरी। प्रेम एक श्रीलंका का सिटीजन है, उन्होंने राजस्थान के किसी इंसान से खरीदनी है क्योंकि हेरोइन। वो ट्रेन के रास्ते से आएंगे नेल्लोर में, ट्रेन से। नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। ये जयपुर एक्सप्रेस लगभग 4:30 बजे नेल्लोर पहुंच जाती है। तो ट्रेन के रास्ते से हेरोइन आएगी, वहां से वो नेल्लोर से एम्बेसडर से चेन्नई लेके आएंगे, फिर चेन्नई से आगे स्मगल करके प्रेम ले जाएगा। ये सारा पुलिस का केस था। अब जब सफेद एम्बेसडर में आ रहे थे नेल्लोर से लेके, जो पुलिस की पार्टी थी उन्होंने गाड़ी को रोका लगभग 11 बजे सुबह वाले। उसके अंदर 6 लोग बैठे थे। आगे तूफान सिंह बैठे हैं और 2 ड्राइवर आगे बैठे हैं, और पीछे 3 लोग थे। पुलिस ने कहा कि आपके पास कोई ड्रग्स हैं, तो पीछे वाले लोगों ने एक ग्रीन रंग का बैग पकड़ा दिया। उसके अंदर से 5.25 किलो हेरोइन निकली। पुलिस ने जांच के बाद जो 2 ड्राइवर थे आगे उनको जाने दिया। एक देखने वाली बात यह थी कि जो पुलिस को पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें तूफान सिंह का नाम नहीं था, तो बाकी सबका नाम था। तो अरेस्ट कर लिया गया, और उसमें 60 इंटेलिजेंस ऑफिसर ने सेक्शन 67 एनडीपीएस एक्ट की, उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड की। उसमें तूफान सिंह ने इसमें अपना क्राइम कबूल किया। पर ट्रायल के दौरान, स्पेशल कोर्ट में ट्रायल हुई, ट्रायल के दौरान इसमें तूफान सिंह ने कहा कि उनकी जेब में सिर्फ 1600 रुपए थे और ट्रेन का टिकट था, और उनको चेन्नई रेलवे स्टेशन पे पकड़ा गया और मारपीट करके जबरदस्ती एनसीबी के जो ऑफिसर थे, एनसीबी मतलब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी के ऑफिसर्स थे, उन्होंने ब्लैंक पेपर पे साइन करवाए, और सारा केस झूठा है। और जो जो बातें उन्होंने कही वो थी कि जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें तूफान सिंह का नाम नहीं था। जो आगे 2 लोग बैठे थे वो सबसे सही विटनेस होते बताने के, उनको पुलिस वाली टीम ने जाने दिया। रिकवरी जो है वो पीछे जो लोग बैठे हैं उनके कहने पे हुई। तूफान सिंह का कोई रोल नहीं इसमें, और तूफान सिंह का कोई कॉन्शियस पोजेशन नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि पीछे क्या हो रहा है। और जो भी मटेरियल मिला वो तूफान सिंह को बाकी अक्यूज से नहीं जोड़ता है। जो राजस्थान वाले लोग थे वो पकड़े नहीं गए, वो फरार ही थे। और तो सिर्फ सेक्शन 67 की स्टेटमेंट के बेसिस पे सारा केस था। और ट्रायल कोर्ट ने इनको 10 साल की सजा दी और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी इनकी नहीं सुनी। फिर सुप्रीम कोर्ट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये केस रेफर किया लार्जर बेंच को,
तब तक ये, क्योंकि 10 साल की सजा इनको मिली थी, तब तक ये 9 साल की सजा काट चुके थे, तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस किया कि बाहर आ सकते हैं, और कि जब तक फैसला है तब तक रिहा कर दिया। अब ये 3 जज के बेंच पे मामला आया, ये 2020 में जजमेंट आई, रेफरल हुआ था 2013 में। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले स्टार्ट किया आर्टिकल 20 के क्लॉज 3। आर्टिकल 20 हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट है, उसके तीसरे हिस्से में राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, कि उसमें कहा गया है कि नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी के खिलाफ अगर आरोप लगे हैं, उसको आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने ही खिलाफ गवाह बने, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। फिर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसके हमारी एक राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट समझा गया था। केएस पुट्टू स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 9 जज का बेंच था, 2017 में जजमेंट आई थी, उसमें कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। अब जो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 मैंने शुरू में बताया था, 4 सेक्शन इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट के। सेक्शन 24, उसमें कहा गया है कि किसी को आप इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, यानी लालच दिया, डराया या दबाव दिया या कोई वायदा किया, उससे जो आपने कन्फेशन करवाया है वो इररेलेवेंट होगा, वो किसी काम का नहीं होगा। सेक्शन 25 और 26, 25 जो पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन किया गया है, कन्फेशन मतलब कोई अपना गवाह अपना क्राइम कबूल करे, जो पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन दिया गया है उसको आप एविडेंस की तरह यूज नहीं कर सकते। 26 होता है कि पुलिस कस्टडी में, पहला था पुलिस ऑफिसर को दिया गया, सेक्शन 26 में है कि पुलिस कस्टडी को कोई कन्फेशन किया गया है, मजिस्ट्रेट को करो सिर्फ वो माना जाएगा, पुलिस कस्टडी में कोई और कन्फेशन नहीं माना जाएगा। ये क्यों है सेक्शंस? क्योंकि अगर ये सेक्शंस ना हो फिर तो पुलिस किसी को भी पकड़ेगी, उनकी पिटाई करेगी और उनसे कोई भी क्राइम कबूल करवा लेगी, तो केस की जांच ही नहीं करेंगे। तो इसलिए ये सेक्शन 25 और 26 है, प्रोटेक्शन देते हैं एक तरह से कि उनको दिए गए, अब जब भी कोई क्राइम कबूल करो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है एविडेंस में। अब सेक्शन 27, ये लास्ट सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का जो इस केस के लिए मैं बताऊंगा। उसमें आप डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होती है, उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन आए सिर्फ वो चीज आप यूज कर सकते हो एविडेंस के लिए। जैसे किसी ने मर्डर किया है और वो बताए कि मैंने चाकू जो है किसी नदी किनारे एक पत्थर के नीचे छुपा रखा है, तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन कि उसने चाकू वो पत्थर के नीचे छुपाया हुआ नदी किनारे, सिर्फ वो यूज में ला सकते हो। उसका ये कहना कि उसने मर्डर किया वो नहीं ला सकते, क्योंकि वो उसके खिलाफ जा रही बात, वो आर्टिकल 20 के तीसरे हिस्से में कवर होगी, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक, तो ये थे इंडियन एविडेंस एक्ट के 4 सेक्शंस। अब हमें समझ आएगा कि क्यों पुलिस ऑफिसर, किसी को ऑफिसर को समझा जाए कि नहीं, वो क्यों जरूरी है, जिस पे जजमेंट है सारी। अब एनडीपीएस एक्ट के अंदर आते हैं। एनडीपीएस एक्ट में ड्रग्स रखने के लिए लगभग 3 तरह की सजा दी गई है। उसमें स्मॉल क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी अलग अलग ड्रग्स की अलग अलग है। हेरोइन के लिए जो स्मॉल क्वांटिटी है वो 2 ग्राम है, कमर्शियल क्वांटिटी है वो 250 ग्राम है, इनके पास 5.25 किलो थी। स्मॉल क्वांटिटी में सजा जो है 1 साल मैक्सिमम और 10,000 रुपये जुर्माना होगा। स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल के बीच में अगर है तो 10 साल तक की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। और कमर्शियल से भी ज्यादा है, अगर इस केस में कमर्शियल से ज्यादा थी क्वांटिटी, तो 10 साल मिनिमम है और 20 साल तक की सजा हो सकती है, और 1 लाख से 2 लाख, कम से कम 1 लाख 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो बड़ा स्ट्रिंजेंट है। सेक्शन 31A है एनडीपीएस एक्ट में, उसमें कुछ एक कंडीशंस पूरी कर लो तो मौत की सजा तक की दी जा सकती है। अब सेक्शन 67 एनडीपीएस एक्ट का, उसके अंदर है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन बाय ऑफिसर रेफर्ड इन सेक्शन 42। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ना ऑफिसर्स रेकमेंड करती है कि कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे। ये सेंट्रल एक्साइज के ऑफिसर्स होते हैं, नारकोटिक्स के ऑफिसर होते हैं, कस्टम्स के ऑफिसर्स होते हैं, रेवेन्यू इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स होते हैं। सेक्शन 42 में इनको पावर ऑफ एंट्री, सर्च, सीजर, अरेस्ट विदाउट वारंट, ये सब पावर्स दी गई है। तो सेक्शन 67 में पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन ये होती है बाय ऑफिसर्स मेंशन्ड इन सेक्शन 42। अब एक उदाहरण दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कि कुछ एक प्रोटेक्शंस है सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, सेक्शन 161 से 164 तक,
उसमें कहा गया है कि पुलिस, सेक्शन 161 में कहा गया पुलिस विटनेस के बयान लेगी, लेकिन 162 में कहा है कि वो साइन करना जरूरी नहीं है, यानी जो बयान इंसान देता है पुलिस को वो उसके खिलाफ नहीं यूज किए जा सकते। सेक्शन 164 में कन्फेशन कैसे लेना है वो बताया गया है कि मैजिस्ट्रेट लेगा और अच्छे से बत समझाएगा कि वो आपके खिलाफ जा सकता है। सिर्फ मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू ज्यादा होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एग्जांपल दिया कि कोई इंसान को पुलिस पकड़े गांजा ड्रग्स के साथ, तो उसको ये सारी प्रोटेक्शन होंगी, लेकिन वही पुलिस ऑफिसर्स जिनके पास सेम पावर्स हैं पुलिस ऑफिसर जैसी, वो पकड़े तो ये सेक्शन 161 से 164 की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो ये आर्बिट्रेरी है, मतलब हमारे आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी बोलता है उसके खिलाफ है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स की सीरीज पे 3-4 जजमेंट बताई। सबसे पहली थी स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बरकत राम, 1962 की जजमेंट थी। इसमें बताया गया था कि पुलिस ऑफिसर होता कौन है। पुलिस एक्ट 1861 है, उसके अंदर कहा गया है कि पुलिस का काम है प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम। और इसी जजमेंट में कहा गया कि पुलिस की डेफिनेशन आप बड़ी वाइड लोगे, वाइड और पॉपुलर सेंस में लोगे। दूसरी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो है राजा राम जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 1964 की जजमेंट थी। इसमें कहा गया था कि एक्साइज इंस्पेक्टर, ये बिहार और उड़ीसा एक्ट 1915 का था, उसमें कहा गया कि एक्साइज इंस्पेक्टर को समझा जाएगा कि वो पुलिस ऑफिसर हैं, तो उनके साथ वो 25 सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट से कवर किया होगा। जो पिछली जजमेंट थी स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बरकत राम, उसमें कहा गया था कि कस्टम ऑफिसर पुलिस ऑफिसर नहीं है। इसमें कहा गया एक्साइज ऑफिसर जो बिहार एक्ट का था वो पुलिस ऑफिसर है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सेक्शन 25 की प्रोटेक्शन पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट मिलती है और उसको वाइड और पॉपुलर सेंस में समझना चाहिए। अब तीसरी जजमेंट थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है जिसमें 5 या 5 से ज्यादा जज किसी सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करें या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो। ये बात आर्टिकल 145 हमारे संविधान में कही गई है। तीसरा केस का नाम था बड़कू ज्योति सावंत वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ये 1966 की जजमेंट थी। इसमें बताया गया कि इसमें टेस्ट दिया गया कि कैसे पता चले कि कोई पुलिस ऑफिसर है कि नहीं। इसमें कहा कि अगर इन्वेस्टिगेशन की पावर्स हैं और पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर सकती है, अगर पुलिस रिपोर्ट सीआरपीसी के सेक्शन 173 में सबमिट करती है, चार्जशीट बोलते हैं जिसको, तो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है पुलिस, और अगर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करे तो उसको समझा जाएगा कि वो पुलिस ऑफिसर है। और इसी केस में कहा गया था कि सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर्स के पास ये पावर नहीं है तो वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। तो ये थी हमारी 3 जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कवर किया। उसके बाद 2 और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट्स आई थी, उसमें भी यही टेस्ट को आगे बढ़ाया गया था, बताया गया था कि पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड टू सबमिट अ चार्जशीट, टू सबमिट अ रिपोर्ट टू मैजिस्ट्रेट, ये टेस्ट है। अब इसी टेस्ट के बेसिस पे इस जजमेंट में डिसाइड किया। एक और जजमेंट स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस दुर्गा प्रसाद, 1975 की जजमेंट थी। इसमें यह सवाल था कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के लोग होते हैं वो क्या पुलिस ऑफिसर उनको समझा जाए। इसमें कहा गया था कि नहीं, वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो सिर्फ रेलवे की प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो इन सभी जजमेंट्स का सार या समरी ये थी कि पुलिस ऑफिसर ना हो लेकिन इन्वेस्टिगेशन करे और पुलिस रिपोर्ट फाइल करे तो उसको पुलिस ऑफिसर समझा जाएगा और वो सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट में कवर होगा, तो उनके सामने कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। अब एनडीपीएस एक्ट पे आते हैं, उसमें प्रोविजंस हैं प्रिवेंशन, डिटेक्शन और पनिशमेंट को, क्राइम को, सीरियस ऑफेंसेस को। जो ये बाकी सब एक्ट थे, कोई कस्टम एक्ट था, कोई एक्साइज एक्ट था, ये सब स्मगलिंग रोकने के लिए इनका पर्पज है। जो एनडीपीएस एक्ट का वो सीरियस क्राइम्स उनको देखती है। रेलवे प्रोटेक्शन वाला एक्ट था, उसमें वो रेलवे की प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो बाकी एक्ट है उनका काम है रेवेन्यू बढ़ाना। इस एनडीपीएस एक्ट का पनिशमेंट ऑफ क्राइम्स ऑफ सीरियस नेचर ये देखती है एनडीपीएस एक्ट, तो एनडीपीएस एक्ट इनसे अलग है। और दूसरा पॉइंट कि एनडीपीएस एक्ट में सभी जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तीसरा पॉइंट कि जो सेक्शन 53 में पुलिस ऑफिसर की पावर्स पे कोई लिमिटेशन नहीं है, उसके पास वही पावर है जो पुलिस ऑफिसर के पास है।
सेक्शन 53 के ऑफिस में ऑफिसर जो मेंशन्ड है उसमें पुलिस ऑफिसर जितनी ही पावर दी गई है, उसमें पावर टू फाइल चार्जशीट भी है, कि जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा। जब जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने डिसेंट किया है, उन्होंने कहा है कि जो ऑफिसर है उनको चार्जशीट सबमिट करने की पावर नहीं है। तो इस पॉइंट पे जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, जबकि जस्टिस रोहिंटन नरीमन कह रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर है, और वो मेजोरिटी में थे, तो मेजोरिटी व्यू माना जाएगा। तो आगे जजमेंट में कहा कि सेक्शन 42 और 53 में वो पुलिस ऑफिसर हैं, उनको दिया गया बयान हमारे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 20 के तीसरा हिस्सा राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और आर्टिकल 21 इसके अगेंस्ट होगा। तो जो हमारे दो सवाल थे स्टार्टिंग में, उसका जवाब दिया इस जजमेंट में कि सेक्शन 53 और सेक्शन 42 के जो ऑफिसर्स हैं उनको पुलिस ऑफिसर्स माना जाएगा, और उनको दी गई कन्फेशन स्टेटमेंट वो हिट होगी सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट से। दूसरा सवाल था कि क्या सेक्शन 67 में जो स्टेटमेंट है उसको कन्फेशन स्टेटमेंट समझ सकते हैं, और क्या उसके बेस पे कन्विक्शन हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसको उसके बेस पे जो सेक्शन 67 एनडीपीएस एक्ट है उसके बेस पे उसको कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं समझा जाएगा, और उसके बेस पे कन्विक्शन नहीं होगा। तो ये थी हमारी इस बार की लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस में एक्ट में जो ऑफिसर्स मेंशन्ड है उनको पुलिस ऑफिसर समझा जाए, और उनको दिया गया कन्फेशनल स्टेटमेंट वो एविडेंस की तरह यूज नहीं हो सकती सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट के कारण। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।